तो भैया आगे बढ़ते भैया, तो आपने देखा भैया कि अगर आपको दो वेव्स दे रखी है, दो वेव्स की इक्वेशन दे रखी है, और उन दोनों वेव्स के कॉम्बिनेशन से जो नई वेव बनती है यानी रिजल्टेंट वेव बनती है वो भी सिंपल हार्मोनिक होगी, तो उसका नया एम्पलीट्यूड कितना होगा। अब आगे जा रहे हैं भैया कैलकुलेशन करने की, जो थीटा आया था, थीटा थीटा क्या था भैया, फेज, ठीक है भैया, उस फेज की कैलकुलेशन करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है भैया। तो चलो भैया कैलकुलेशन ऑफ थीटा, बेटो तो इसे चलो कैलकुलेशन ऑफ थीटा कर रहे हैं हम, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ थीटा, ठीक है भैया, थीटा की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, ठीक है भैया। तो थीटा की कैलकुलेशन करने के लिए आपको पता है हमने पहले इक्वेशन ली थी, आर साइन थीटा इक्वल्स टू में क्या था भैया, a1 प्लस a2 साइन थीटा, साइन फाई था ना, साइन फाई था, एंड यही था ना, देख लो इसी का एज्यूम किया था हमने, एंड आर कॉस थीटा इक्वल्स टू में a2 कॉस थीटा कॉस फाई, याद है, इसी को एज्यूम किया था ना भैया, मैं कुछ और नहीं, ये नहीं था यार, उल्टा हो, इसकी वैल्यू क्या थी, कॉस फाई थी ना, a2 था ना यहाँ पे, देखो एक बार देखो क्या था, एक बार आर साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, जल्दी बताओ भैया, आर साइन थीटा की वैल्यू a2 आर साइन थीटा की वैल्यू, हाँ a2 साइन फाई, हाँ ठीक है, साइन फाई, अगला आर कॉस थीटा की वैल्यू, हाँ ठीक है, a1 प्लस a2 कॉस फाई, ठीक है भैया, ये वैल्यू हमारी थी, ये इक्वेशन नंबर ए थी हमारी, ये इक्वेशन नंबर क्या थी भैया, बी थी। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है भैया, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया ऑन डिवाइडिंग ए बाय बी, ठीक है भैया, ए और बी इक्वेशन को दोनों को डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा भैया, आर साइन थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में a2 साइन फाई और a1 प्लस a2 कॉस फाई, ठीक है भैया, ये और ये क्या होगा अभी कैंसिल हो गया आपका, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है भैया, tan थीटा इक्वल्स टू में क्या होगा भैया, a2 साइन फाई अपॉन में a1 प्लस a2 कॉस फाई, ठीक है भैया। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स, ठीक है भैया, a2 साइन थीटा फाई अपॉन में a1 प्लस a2 cos phi, that is your phase of resultant wave, initial phase of resultant wave, initial phase of theta, initial phase of और रिजल्टेंट वेव, ये रिजल्टेंट वेव का इनिशियल फेज। अच्छा भैया देखिए, जो हमने तो अभी क्वेश्चन किया था पीछे, ठीक है भैया, उस क्वेश्चन में बताइए भैया इनिशियल फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव कितना है, करो सॉल्व करो भैया उसको, इनिशियल फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव बताइए मेरे को, आंसर बताइए उसका, इनिशियल फेज। बेटा क्लियर है चीज, ये चीज किसको किसको क्लियर है, जल्दी बताओ, हाथ लगा लो। कैसे भैया, हमने क्या किया भैया आपको पता है, ये मिटो रहा हूं भैया मैं, ठीक है, फोटो ले लीजिए इसका, ठीक है। चलो देखिए भैया, थीटा इक्वल्स टू में आपको पता है tan इनवर्स, ठीक है भैया, a1 क्या a2 क्या था, 3 था और साइन पाई बाय 2, और ये a1 क्या भैया 4 है और 3 कॉस पाई बाय 2, ये क्या होता है 0 होता है, और ये क्या होता है भैया 1 होता है, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, ठीक है भैया। तो जाएगा थीटा इक्वल्स टू में tan इनवर्स 3/4, ठीक है भैया, दैट इज योर इनिशियल फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव, इनिशियल फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव। बेटा क्लियर है सबको, इनिशियल फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है भैया। ये नॉर्मल सी कैलकुलेशन कर रखी है, कुछ भी नहीं है, सीधा फॉर्मूला उसमें डालिए और आंसर निकालिए, ठीक है भैया। आगे बढ़ते भैया, अब बात करेंगे भैया इंटेंसिटी ऑफ वेव, ठीक है भैया, इंटेंसिटी ऑफ वेव, ठीक है। अब कल की क्लास में इसके न्यूमेरिकल करने हैं, कल से 2-3 दिन इसके केवल न्यूमेरिकल करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल यहीं से आते हैं। लेकिन तो अभी जिसका फेज अलग होता है उसका A2 लेते हैं ना, क्या कह रही है, इसका फेज अलग होता है उसका, क्वेश्चन ही सुन में आया मेरे को, चल बाद में पूछ लिया मेरे से, ठीक है, कॉल करके, क्वेश्चन ही सुन में आया, ठीक है भैया। चलो मिटो रहा हूं मैं इसको, ठीक है, अभी कॉल करके पूछ लियो क्लास के बाद जस्ट, ठीक है।
अब देखिए भैया ये हो गया आपका इनिशियल फेज, ठीक है भैया। अच्छा देखिए भैया कई बार बोलेगा फेज डिफरेंस कितना है, ठीक है भैया। इनिशियल देखिए फेज डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट वेव, फेज डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट वेव विद फर्स्ट वेव, पहली वेव के साथ कितना इनिशियल फेज है, ठीक है भैया। तो चलो देखते हैं भैया। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं भैया, फर्स्ट वेव का फेज, सॉरी रिजल्टेंट वेव का फेज माइनस फर्स्ट वेव का फेज, ठीक है भैया। और रिजल्टेंट वेव का फेज माइनस फर्स्ट वेव का फेज। तो रिजल्टेंट वेव का फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस क्या है भैया, थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा। और रिजल्टेंट वेव फर्स्ट वेव का फेज कितना भैया, ओमेगा टी। तो ये और ये कैंसिल हो गया थीटा, यानी जो थीटा है यानी क्या हुआ, tan इनवर्स a2 था ना, a2 साइन फाई अपॉन में a1 प्लस a2 कॉस फाई। यही क्या है भैया, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। यही क्या है भैया, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, वो सामने से भी दिख रहा था। अब दूसरा बोलता है भैया फेज डिफरेंस इन बिटवीन, फेज डिफरेंस इन बिटवीन सेकंड वेव एंड रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव और फर्स्ट सेकंड वेव के बीच का फेज। तो भैया आपको पता है भैया यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट वेव का फेज माइनस सेकंड वेव का फेज, ठीक है भैया। रिजल्टेंट वेव का फेज क्या होगा भैया, आपको पता ही है क्या आया था, ओमेगा टी प्लस थीटा। और सेकंड वेव का फेज क्या है, फर्स्ट सेकंड वेव का फेज क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई, याद है, ओमेगा टी प्लस फाई। तो भैया इसको सॉल्व किया तो क्या हुआ, थीटा माइनस फाई, ठीक है भैया। तो ये दोनों वेव का फेज डिफरेंस, पहली और दूसरी वेव, पहली और रिजल्टेंट वेव का फेज डिफरेंस आपका इतना ही आएगा, ठीक है भैया इस केस में। और दूसरी वेव का फेज डिफरेंस क्या आएगा भैया, दूसरी और रिजल्टेंट वेव का फेज डिफरेंस आपका इतना आएगा, ठीक है भैया, समझ गए, मतलब एंगल का डिफरेंस ये है इनका, ठीक है भैया। अब बात करने आ रहे भैया इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। मिटाओ इसको भैया, आपको पहले थोड़े पीछे चलना पड़ेगा 11th क्लास में, थोड़ा सा हम जर्नी 11th क्लास की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है भैया। और इंटेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है। मिटो दो बेटा, मिटो दो। दोनों के एंगल को माइनस करें, इंटेंसिटी ये है भैया आपकी इंटेंसिटी। किसको किसको याद है भैया इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, तो भैया 11th क्लास में हमने देखा था भैया इंटेंसिटी वेव ऑप्टिक्स में भी है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। ये भैया बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है, ये सबको याद होना चाहिए कि अगर किसी भी वेव की इंटेंसिटी जाननी है तो वो इंटेंसिटी क्या होगी, उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये भैया एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है भैया। अब यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, ये के, इसे कहते हैं भैया मीडियम कांस्टेंट, क्योंकि अलग अलग मीडियम में कोई वेव अपनी इंटेंसिटी को अलग अलग तरीके से रखती है, ठीक है भैया। तो ये क्या हुआ, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है भैया। इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है के टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, where k is the proportionality constant। ये इंटेंसिटी का एक बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है भैया। इंटेंसिटी इक्वल में k टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है भैया। इसे लिख लीजिए साइड पे फटाफट जल्दी से, इसको लिख लीजिए फटाफट जल्दी से, ठीक है। उसकी वैल्यू 6, इसे मीडियम कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा अब बताओ भैया, अब बताओ ये जो पहली वेव है इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, कोई बताएगा मुझे, इस पहली वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी, बताओ भैया। पहली वेव की इंटेंसिटी जिस मीडियम में चल रही है, प्रोपेगेट कर रही है, जहां पर इनका इंटरफेरेंस हो रखा है, तो उस मीडियम का जो कांस्टेंट है वो के है, ठीक है भैया। तो इंटेंसिटी क्या होगी भैया, तो आपको पता है भैया के A1 स्क्वायर, ठीक है भैया। इस वेव की इंटेंसिटी क्या होगी भैया, के A2 स्क्वायर, ठीक है भैया। और इस वेव की इंटेंसिटी क्या होगी भैया, आई आर की रिजल्टेंट वेव की के कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है भैया। किसको किसको क्लियर है भैया, ये तीनों वेव की इंटेंसिटी किसको किसको क्लियर है, जल्दी बताओ, ठीक है भैया। चलो तो भैया अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मतलब ये इसकी वैल्यू देखिए, हमें ये तो पता है A1 पता है, हमने रख दिया, के की वैल्यू की होगी,
A2 पता है, रख दिया। लेकिन अभी हमने R तो निकाला ना, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड नहीं पता। तो अब हम रिजल्टेंट वेव के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज निकालने जा रहे हैं जो कि इंटेंसिटी निकालने काम में आएगा। तो अब देखिए भैया, नाउ कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। नाउ कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अ रिजल्टेंट तो आपको पता भी क्या है, आई आर इक्वल्स में क्या है भैया बताइए, के आर स्क्वायर। के आर की वैल्यू क्या आई थी भैया, सबको याद होगा, क्या था, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई, इसका होल स्क्वायर है क्योंकि आर स्क्वायर है ना। स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है भैया। तो चलो देखते हैं भैया, आई आर इक्वल्स में क्या होगा, के अंदर क्या बचेगा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई, ठीक है भैया, ये हो गया। अब हमने क्या किया भैया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। चलो भैया देखते हैं भैया, तो क्या होगा, आई आर इक्वल्स में क्या हो जाएगा भैया आपका, के A1 स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कितना होगा, के A2 स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कितना होगा, 2 A1 A2 cos फाई। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, नहीं है, सीधा सीधा है भैया। अब देखिए आई आर इक्वल्स में क्या होगा, ये क्या है, I1 पहली वेव की इंटेंसिटी, ये क्या है I2, ये I2। अब इसको क्या लिखे, तो भैया इसको लिख सकते हैं हम 2, को क्या लिखे भैया, अंडर रूट के, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, के को लिख दिया हमने अंडर रूट के, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, क्योंकि अंडर रूट के बराबर में क्या होता है, मैथ है, ठीक है। तो भैया के को लिख दिया अंडर रूट के, ये के ही है, ठीक है भैया। अच्छा A1 को क्या लिखा हमने, A1 का स्क्वायर अंडर रूट में A1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट के जब ये बाहर आएगा तो A1 ही तो बन जाएगा। तो A1 को हमने क्या लिखा, अंडर रूट A1 का स्क्वायर, A2 क्या लिख दिया, अंडर रूट A2 का स्क्वायर cos फाई, ठीक है भैया, ये हो गया। तो ये हो जाएगा आई आर इक्वल्स में I1 I2 2, देखिए अंडर रूट A1 को एक साथ लिख देता हूं, ये क्या हुआ, अंडर रूट A1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, इन दोनों के एक साथ मिल गया। ऐसे ही बिल्कुल सेम इसके साथ भी किया, इसका और इसका, के A2 स्क्वायर और cos फाई, ठीक है भैया, cos फाई। तो भैया देखिए सब सीधा सीधा बन रहा है भैया, आई आर इक्वल्स टू में I1 I2 2, ये क्या हुआ, अंडर रूट I1 हो गया, अब ये अंडर रूट I1 हो गया, ये क्या हो गया, अंडर रूट I2 cos फाई, बन गया आपका रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी का फॉर्मूला। और रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला बेटा किसको क्लियर है भैया, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी जल्दी से बता दो भैया। इस पे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे अभी देखा। अच्छा यहाँ पर देखिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जा रहा हूँ मैं, ठीक है भैया, मिटो तो भैया सबको क्लियर होगा, ये ठीक है, आसान चीज थी। तो ये इंटेंसिटी हमने निकाल ली, जो आपके रिजल्टेंट वेव है उसकी इंटेंसिटी ये होगी। ध्यान रखना भैया, फॉर्मूला मेरे को याद नहीं रहता, आप बता देना मुझे, ठीक है। तो भैया यहाँ पर हेयर, ओ वाह भैया किलस रहने दो, पिटेगा तो ठीक है भैया। अब आ रहा है भैया, क्या करना भूल गया ना, हाँ नहीं क्वेश्चन ही करा रहा था। वी नो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या थी, आई इक्वल्स टू में आई आर इक्वल्स टू में पहली वेव की इंटेंसिटी जो जुड़ी है, दूसरी वेव की इंटेंसिटी जो जुड़ी है, अंडर रूट में 2I1 I2 cos, क्योंकि दोनों अंडर रूट में थे तो हम एक अंडर रूट में लगा सकते हैं, cos फाई, ठीक है ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो cos फाई है, ध्यान दीजिए भैया, एक सोर्स S1 है, ये पहला सोर्स है, ठीक है भैया, और ये दूसरा सोर्स है S2, ठीक है। इसका फेज, इन दोनों का फेज डिफरेंस क्या है भैया, फेज डिफरेंस क्या है भैया, फेज डिफरेंस क्या है, वेरिएबल है, क्या है भैया आपका, वेरिएबल है, क्या है, ये दो सोर्स है, दो सोर्स से लाइट निकल रही है, जिन वेव्स का हम इंटरफेरेंस कराने जा रहे हैं, ठीक है भैया, इंटरफेरेंस करने पे, लेकिन हमें क्या लिखा है, दोनों सोर्स क्या है भैया, वेरिएबल
फेज डिफरेंस है, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है, यानी जो ये फाई की वैल्यू है क्या भैया, वेरिएबल है। अच्छा भैया एक बात बताओ, अगर फाई की वैल्यू वेरिएबल है, ठीक है भैया, फाई की वैल्यू वेरिएबल है, ठीक है, तो भैया उस वेरिएबल फेज डिफरेंस पे अगर आप देखोगे, जैसे मान लीजिए पहले 0 था, अगर मैं यहाँ पे 2 वेव बनाता हूँ, मान लीजिए ये इनसे इससे निकलने वाली, पहले सोर्स से निकलने वाली वेव ये थी और दूसरे सोर्स से निकलने वाली वेव ये है, कुछ इस तरीके से, ठीक है भैया। ये फेज डिफरेंस दोनों का क्या है भैया, वेरिएबल है। पहले क्या था भैया, दोनों के बीच में 0, इस पॉइंट पर दोनों के बीच में फेज क्या हुआ, 0, कभी दोनों स्टार्ट हुई 0 से। यहां पर आते आते इसका फेज कितना हो गया, 180, इसका कितना हो गया 90, फेज डिफरेंस कितना आ गया, 90 का आ गया। पहले दोनों का 0 0 था, फेज डिफरेंस क्या था, 0 था, लेकिन इस साइकिल ने क्या किया, 180 बना दिया, तो इसने क्या बनाया, केवल 90 बनाया, फेज डिफरेंस कितना हो गया, 90 का। अभी ये यहां पर पहुंचा तो इसने कितना फेज बना दिया, बड़ी वाली वेव ने 180 का, लेकिन छोटी वाली वेव ने कितना फेज बना दिया, फेज कितना डिफरेंस कितना हो गया, 180, ठीक है भैया। अभी यहां पर पहुंचे, ठीक है भैया, यहां पर जब ये वेव पहुंच गई तो इसका फेज क्या हुआ, पाई 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 3 पाई, कितना हो गया भैया, 3 पाई, लेकिन इसका क्या हुआ, पाई केवल 270, यानी 3 पाई माइनस 3 पाई बोले तो 3 पाई बोले तो 54, 540 डिग्री। जब छोटी वाली वेव 540 बनाएगी तो 270 बनाएगा। अब फेज डिफरेंस कितना आ गया, 270। अब फेज डिफरेंस कितना आ गया भैया, 270। लेकिन जब यहां पर पहुंचे तो इसने बना दिया 2 पाई, कितना बना दिया, और सॉरी इसने छोटी वाली वेव ने बना दिया 4 पाई, छोटी वाली वेव देखो 1 2 4 पाई बना दिया फेज, और इसने कितना बनाया भैया 360। अब देखिए भैया, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, देखिए भैया यहां पर आते के साथ ही जो छोटी वाली वेव है उसका फेज था, छोटी वाली, ये इसे फर्स्ट वेव करता हूं मैं, ठीक है भैया, और इसको देता हूं नाम सेकंड वेव का। तो पहली वेव ने यहां पे आते आते कितना फेज बना दिया भैया, 2 पाई का, पहली वेव 4 पाई का, और जो बड़ी वाली वेव है उसका फेज कितना बन गया भैया, 2 पाई का। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, 2 पाई का, ठीक है भैया, फेज डिफरेंस कितना आ गया भैया, 2 पाई का। अब यहां से देखो, यहां पे फिर दोबारा से देखिए, यहां पर पॉइंट पहुंचते पहुंचते अगर मैं इस पॉइंट के लिए देखूंगा, जैसे ये पॉइंट था बिल्कुल सेम यहां पे आ गया, तो इस पॉइंट पर फिर क्या हो गया भैया, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0। अगर इस पॉइंट से मैं दोबारा से स्टार्ट करूं, यहां से स्टार्टिंग दोबारा से करूं, तो फेज फिर क्या होगा, 0। फिर क्या हुआ, ऐसा ही होगा बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले हुआ है। फिर यहां पर आगे क्या हो गया, फिर इस पॉइंट पर दोबारा से फेज डिफरेंस देखिए तो क्या होगा, फिर 2 पाई हो गया। और फिर अगर यहां से स्टार्ट करूं तो फेज क्या मिलेगा आपको, दोनों के बीच में 0 मिलेगा। ये प्रोसेस मतलब 0 से बढ़ रहा है फेज डिफरेंस, दोनों के बीच में 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पाई तक जा रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, 0 से 2 पाई, फिर रिपीट हो रहा है, 0 से 2 पाई, फिर रिपीट हो रहा नहीं हो रहा। जब भी तो वेरिएबल फेज डिफरेंस वाली मिलती है तो उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो बढ़ता है 0 से लेकर 2 पाई तक का, उसके बाद फिर रिपीट करना चालू करता है। बेटा किसको किसको क्लियर है ये बात, किसको किसको क्लियर है, हाथ जोड़ा कर लीजिए भैया। जब दो वेरिएबल फेज डिफरेंस वाली वेव्स मिलती हैं तो उनके बीच में जो फेज होता है वो 0 से 2 पाई तक बढ़ता है डिफरेंस, उसके बाद फिर क्या करता है, खुद को रिपीट करता है। और आपको एक बात बता दूं भैया कि 0 से लेकर 2 पाई के बीच में अगर कोई फेज वेरी कर रहा है तो उसमें कॉस की वैल्यू क्या होती है भैया, 0 से लेकर 2 पाई में कॉस की एवरेज वैल्यू क्या होती है भैया, हर केस में, हमेशा होता है हर केस में भैया। 0 से लेकर 2 पाई के बीच में कॉस की एवरेज वैल्यू क्या होती है भैया, तो बता दो भैया, इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है भैया, कॉस 2 पाई की जो एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है भैया, वो 0 होती है। 0 जैसे हुई तो आई आर क्या हो गया, आई आर इक्वल्स टू में I1 प्लस I2 हो गया। ये टर्म पूरी क्या होगी भैया, 0 होगी, ठीक है भैया, ये टर्म पूरी क्या होगी भैया, 0। इसे कहते हैं जर्नल इल्यूमिनेशन, जर्नल इल्यूमिनेशन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जनरल इल्यूमिनेशन का मतलब हो गया भैया कि एक बल्ब जलाया तो लाइट आ गई, दूसरा बल्ब जलाया तो लाइट थोड़ी सी बढ़ गई, बस यही हो रहा है। क्योंकि दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते, क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या होता है, कभी कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरी करता है। यानी ये दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है भैया, इनके बीच में लगातार फेज डिफरेंस क्या हो रहा है, बदल रहा है, 0 से 2 पाई तक बदल रहा है, उसके बाद फिर रिपीट कर रहा है, 0 से 2 पाई में बदल रहा है, फिर रिपीट कर रहा है 0 से 2 पाई में। और हम जानते हैं 0 से 2 पाई की बीच की वैल्यू में cos फाई की वैल्यू क्या होती है भैया, 0 होती है। जैसे हमने इसको 0 रखा, यानी इसकी एवरेज वैल्यू 0 आ रही, तो इसको 0 रखा, तो भैया दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी के सम के बराबर आए। यहाँ पे इंटरफेरेंस
नहीं हुआ है। एक बल्ब जलाया तो आई इंटेंसिटी, दो बल्ब जलाया तो I1 प्लस I2 इंटेंसिटी आ रहा है। लेकिन जब इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ पे ना तो I1 प्लस I2 के अलावा दूसरी इंटेंसिटी आती है। ठीक है, इसे कहते हैं जर्नल इल्यूमिनेशन। जो आपके घर में नॉर्मली इल्यूमिनेशन देखने को मिलता है, एक बल्ब जलाने से थोड़ी रोशनी, दूसरा बल्ब जलाने से थोड़ी और ज्यादा रोशनी, इसको जर्नल इल्यूमिनेशन कहते हैं। ये इनकोहेरेंट सोर्स है। क्या भैया? याद है कोहेरेंट सोर्स, जिनके बीच में फेज डिफरेंस लगातार क्या होता है भैया? बदलता है। तो आपको बताया भैया इनकोहेरेंट सोर्स में आपका इंटरफेरेंस नहीं होता। यहां पर भी इंटरफेरेंस नहीं हुआ है क्योंकि ये जर्नल इल्यूमिनेशन है। इंटरफेरेंस मतलब स्पेशल इल्यूमिनेशन होनी चाहिए। कहीं पे ज्यादा डार्क हो जाए, कहीं पर डार्क मतलब ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, कहीं पे ज्यादा उजाला हो जाए, कहीं पे उजाला हो ही ना, डार्क बन जाए या इंटेंसिटी कम हो जाए। यहाँ पे नॉर्मली जैसे घर में आपकी लाइट जलती है, दो इंडिपेंडेंट सोर्स, एक सोर्स जलाया तो I1 इंटेंसिटी, दूसरा सोर्स जलाया तो I2, दोनों का नेट एडिशन। ठीक है, इसे जर्नल इल्यूमिनेशन कहते हैं। यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं हुआ है क्योंकि ये दोनों क्या भैया? इंडिपेंडेंट सोर्स थे, इनकोहेरेंट सोर्स थे, इनके बीच का फेज डिफरेंस लगातार क्या हो रहा है भैया? बदल रहा है। बेटा किसको किसको क्लियर है चीज? किसको किसको क्लियर है? दूसरा एग्जांपल करने जा रहे हैं। जब सोर्स का भैया कोहेरेंट हो, यानी दोनों वेव्स एक ही पॉइंट से निकले, एक ही पॉइंट पर खत्म हो, फिर निकले फिर खत्म हो, यानी फेज डिफरेंस जीरो नहीं 90 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है भैया, मैंने मान लिया थीटा, मैंने मान लिया फेज डिफरेंस थीटा। वैसे जीरो दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन मान लीजिए इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या रहा है? हमेशा थीटा हो रहा है, मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। तो यहाँ पे वैरी नहीं कर रहा है ये फेज डिफरेंस। तो ये आपका जो इंटरफेरेंस रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है भैया, मतलब कि इसकी वैल्यू I1 प्लस I2 के सम के बराबर नहीं आ रही। ये जर्नल इल्यूमिनेशन नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है भैया, अब ये कल के केस में हम देखेंगे भैया कि थीटा की अलग अलग वैल्यूज पे किस तरीके से आपकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। ठीक है भैया, तो ये क्या है भैया? इंटरफेरेंस हो रहा है। यहाँ पर इंटरफेरेंस आपका हुआ है क्योंकि यहाँ पर फेज डिफरेंस क्या है भैया? कांस्टेंट। अगर मान लीजिए मैं जीरो रख दूं इसको, तो आप जीरो रखने के साथ ही देखोगे I1 प्लस I2 ये कुछ इस तरीके से बनेगा, एक फॉर्म बनेगी। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया इफ थीटा इक्वल्स टू में जीरो, फिर डिफरेंस मैंने बोला जो थीटा है जो कि कांस्टेंट है वो अगर जीरो निकल जाए तो क्या होगा? तो ये देखिए IR इक्वल्स टू में इसको क्या लिखूंगा? अंडर रूट I1 स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? या इसको लिख दूंगा, ऐसा लिख सकता हूं इसको क्या लिखूं भैया? अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। और इसको क्या लिखूंगा? 2 अंडर रूट I1 I2। ये हो गया। cos जीरो क्या होता है? 1 होता है, छोड़ दीजिए इसको। तो ये क्या होगा? IR इक्वल्स में क्या होगा? अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये हुआ आपका। देखिए भैया, अगर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आपका जीरो है, कांस्टेंट है, तो आपका जो रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी आ रही है वो ये आ रही है। आप यहाँ पर π/2 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो थीटा की जगह पर, जो कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, उसमें आप कुछ भी वैल्यू को डालोगे। ठीक है भैया, दोबारा क्या बताऊं यार, अभी तो बता ही तो रहा था। मैंने कहा भैया अगर मैंने मान लीजिए दो वेव्स है, दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस क्या रहेगा भैया? आपका कांस्टेंट रहे। यहाँ पर तो जीरो दिख रहा है आपको, वैसे मैं बोल रहा हूँ कि दो वेव्स है जिनके बीच में फेज डिफरेंस क्या है भैया? थीटा है। थीटा की वैल्यू क्या है भैया? कांस्टेंट है। ठीक है भैया, कांस्टेंट है। ठीक है भैया, तो अब देखिए थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है। मैंने एक केस लिया, इफ थीटा इक्वल्स में जीरो, तो भैया आपका ये हो जाएगा। अगर आप थीटा इक्वल्स टू 180 रखोगे तो ये प्लस की जगह पे क्या है भैया? यहाँ पे माइनस है। कुछ और रखोगे थीटा यहाँ पे, कल और केसेस को हम इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है भैया, अभी और आगे पढ़ाऊंगा तो उतना टाइम नहीं बचेगा। ठीक है भैया, आप अलग अलग थीटा पे इसकी वैल्यू को, इंटेंसिटी को निकालना, सोचना कि ऐसा क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, कल इसको और फील करेंगे। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज और बता दूं भैया कि जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, ये टर्म, ये जैसे इसे कहते हैं इंटरफेरेंस टर्म। इंटरफेरेंस टर्म फैक्टर भी कहते हैं। इंटरफेरेंस फैक्टर। ठीक है भैया, इसे इंटरफेरेंस फैक्टर कहते हैं। ठीक है भैया, अगर इसकी वैल्यू जीरो नहीं हुई, जीरो के अलावा आ रही है, तो इंटरफेरेंस होगा। और अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई है तो जर्नल इल्यूमिनेशन होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखना भैया, इंटरफेरेंस कब होगा? जब इसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी। ठीक है भैया, इसे इंटरफेरेंस फैक्टर कहते हैं। ठीक है भैया, तो भैया मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक लेटाना, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।